कि बीजेपी को जितनी पॉलिटिकल हाइट मिलनी थी वो मिल चुकी है। इसके आगे बीजेपी जा ही नहीं सकती। संविधान बदलना या नहीं बदलना, ये काम कहाँ होगा? संसद के अंदर होगा। कि एक तरफ संविधान के समर्थक, दूसरी तरफ संविधान के विरोध। मोदी जी की सरकार को अनकंट्रोल पावर, उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कंट्रोल कर रहा है, मजबूर कर रहा है, जो चाहे वो करने नहीं दे रहा है। आजकल की दुनिया की सरकारें पूंजीपतियों के हाथ में खेलती है, सबको पता है। संविधान बदलने की चेष्टा, ये मूल मंशा है डेबरॉय के प्लान की। संविधान की भाषा में उनको अनलिमिटेड गवर्नमेंट की, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। और आज इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में आज हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने सर। आप सबके लिए परिचित व्यक्तित्व हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के वे संस्थापक अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके साथ उनके कुछ खास विशिष्टता हैं उनमें, और वो ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वो जानकार है जिन्हें देश में संविधान के विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने बरसों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लॉ कॉलेज में पढ़ाया है। आप मुंबई में लॉ कॉलेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि लगभग 4.5 दशकों से आप राजनीति में हैं, समाज नीति को समझते हैं, अर्थनीति को समझते हैं, और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो इन खास व्यक्तित्व के साथ एक बड़ा खास विषय भी आज हम आपके पास पहुंचाना चाह रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विवेक देबोरॉय, जो कि प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, और वे कहते हैं कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये जो सारे शब्द हैं हमारे संविधान में, इन पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपने बरसों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझाया है, बच्चों को पढ़ाया है, और आप प्रैक्टिसिंग में हैं। क्या ये शब्द हैं? आज़ादी के दिन 15 अगस्त जी 2023 प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक काउंसिल के एडवाइजर है, प्रेसिडेंट है ये डेबरॉय। उसके साथ ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमेटी बनी है अमरूद काल के लिए, उसके भी वो चेयरमैन है। और ये पहले नीति आयोग में भी रह चुके हैं। उनका जो आर्टिकल 15 अगस्त के दिन आया, तो अब दुनिया सामने है, दुनिया के लोगों के पब्लिक डोमेन में है, लोगों ने पढ़ा है उसे, सबको पता है जी। काफी रिएक्शन भी आई। लेकिन आप कैसा समझ रहे हैं इसे? रिएक्शन भी तो 17 अगस्त में इनको खुद को कहना पड़ा कि ये मेरी निजीगत राय है। जिस ये प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन है, उस काउंसिल ने भी इनकी ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि ये काउंसिल का मत नहीं है। जिस सरकार के अंदर ये है, पीएम के सलाहकार, उस सरकार ने भी तुरंत 17 तारीख को स्टेटमेंट दिया। नहीं, ये स्टेटमेंट तो आए हैं सर, लेकिन आप क्या समझते हैं? हाँ, ये 17 को उनका भी स्टेटमेंट आया। अब इसके बावजूद सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये क्यों लिखा जी? उसका कोई ना कोई तो मायने होगा। और उस आर्टिकल में जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जो आपने दोहराया कि अब सेकुलरिज्म, स्वातंत्र्य, समता, समाजवाद, न्याय, इनका कोई औचित्य नहीं है। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट की है, अब उसके पीछे की मंशा जो है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो मंशा ये है कि
जो लोग 1950 में भारतीय संविधान को एक अलग देखना चाहते थे, उनकी एक अपनी दृष्टि थी, मतलब जिसमें क्या अपना आप एक वही 1947 से 50 वाला जो पीरियड था? वही जो 1925 में संघ परिवार के माध्यम से जो संविधान के बारे में एक नया व्यू पॉइंट डेवलप हुआ था, जिसको बड़े मात्रा में एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन देने का काम गोलवलकर जी ने किया था, उसी व्यू पॉइंट के ये नजदीक जाता है। नंबर एक। नंबर दो, आजकल की दुनिया की सरकारें पूंजीपतियों के हाथ में खेलती है, सबको पता है। इस मामले में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड का एक बीच में बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भारत का अगर प्रसिद्ध उद्योगपति हमारे बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो हमारी सरकार नहीं बनती। आप समझ सकते हैं। इसी बात को महाराष्ट्र की एक पूर्व कांग्रेस के एनसीपी नेता अजित पवार ने भी यही दोहरा था कि 2019 में जब महाराष्ट्र में डेडलॉक बना था तो बीजेपी के और एनसीपी के नेता इनकी एक बैठक उद्योगपति के घर में 5 बार हुई थी। यह हाल ही में अजित पवार जी ने भी डिस्क्लोज किया। तात्पर्य है कि एक तरफ मैंने जो संघ परिवार का जो एजेंडा है उसका जिक्र किया, दूसरी तरफ यहाँ के मुक्त अर्थव्यवस्था के ठेकेदारों को, पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट क्लास को सरकार के ऊपर कोई बंधन नहीं रखना है, कोई भी बंधन नहीं चाहिए, ताकि सरकार उनको फायदा देने वाली नीति अपना सके, जिसमें पूरे देश के जो संसाधन हैं इसमें आर्थिक लूट करने के रास्ते खुले हो जाए। तो क्या आपका इशारा ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की ओर है? तो एक तरफ वो जिसको हम मनुवादी फैसिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अब डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, मनुवादी फैसिस्ट सिस्टम के एडवोकेट है वो एक बाजू, और दूसरी बाजू ये आर्थिक नई अर्थव्यवस्था के जो ठेकेदार हैं, कैपिटलिज्म के ठेकेदार हैं, ये दोनों की आवाज एक्चुअली डेब्रॉय में है। तो क्या ऐसा माना जाए कि हमारा लोकतंत्र जिस ये दिशा में बढ़ रहा है? नहीं, ये सेकंड पॉइंट थोड़ा हिडन एजेंडा के साथ है। देखो, उन्होंने 5वीं और 6ठी सूची का संविधान का जिक्र किया है, और 5वीं और 6ठी संविधान की जो सूची है, 5th and 6th शेड्यूल, ये ट्राइबल इलाके के बारे में है, जिसको लेकर एक सेंटर ने पेशा नाम का कानून किया है। तो ट्राइबल इलाके में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, खास करके लैंड जी। तो इसका अगर कब्जा करना है तो बाधा हटनी चाहिए, और बाधा कहाँ से आती है? संविधान से। संविधान से आती है। इसलिए संविधान बदलने की चेष्टा, ये मूल मंशा है डेब्रॉय के प्लान की। इसका मतलब ये माना जाए कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जिस बेसिक स्ट्रक्चर पर हम चाहे समाजवाद कहें, चाहे फिर धर्मनिरपेक्षता कहें, या फिर सोशल जस्टिस कहें, या फिर स्वतंत्रता या समानता, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक मानेंगे आप? उखाड़ना है, एक लफ्ज में उखाड़ना है। इसका मतलब उखाड़ना इसलिए है, मैंने शुरू में ही कहा कि डेब्रॉय के आर्टिकल, और डेब्रॉय के पहले भी दूसरे कई लोगों ने लिखा है, डेब्रॉय ने थोड़ा रिट्रैक्ट तो किया है, लेकिन उसने कहा है कि मैंने इसके पहले यही बातें कई बार कही है, लिखी है, तो स्टिल ही इज होल्डिंग दैट व्यू। इसका मतलब ये है। तो इनका जो मूल रूप से एजेंडा इस तरह का है कि सरकार के ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं होना चाहिए। छोड़िए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो एक हो गया, कोई लिमिटेशन नहीं चाहिए। इसको कहते हैं संविधान की भाषा में
उनको अनलिमिटेड गवर्नमेंट चाहिए। और तो जो क्या संविधानिक गवर्नमेंट होता इसकी है, इजाजत हमारा संविधान देता है? जो संविधानिक सरकार होती है ना किसी भी देश में दुनिया में जहां रिटर्न संविधान है, वहां उसका एक मूलभूत सिद्धांत है, और वो ये है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, कभी अनलिमिटेड नहीं होता। किसी भी देश में, अमेरिका में चले जाओ, लिमिटेड गवर्नमेंट ही होता है। तो इसको अंग्रेजी में हम जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भाषा में, कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एनी स्टेट with a written constitution must have essentially a limited government. Essentially, ये उसकी जरूरत ही है, नहीं तो संविधान लिखने का क्या मतलब है? फिर संविधान की जरूरत क्या है? आपको खुला ही छोड़ दो ना। लेकिन जब आप ये अनलिमिटेड गवर्नमेंट की मंशा को आप समझ रहे हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जजेस के बेंच का जो डिसीजन है कि भाई संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, तो इस बात को कैसे समझे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आपने बरसों बच्चों को पढ़ा है, अध्ययन और अध्यापन इन दोनों चीजों से आप जुड़े रहे, तो आप इस चीज को समझ कैसा रहे? क्योंकि एक तो लगभग 40-45 साल आपने राजनीति में दिए हैं, तो इन चीजों को कैसे समझा जाए? हमारे दर्शकों के लिए इस बात को थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है जी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती, ये 1973 के जो केस है जिसमें 13 जजेस थे, उनके फैसले का परिणाम है। अब उसको 50 साल हो गए अभी 23 में, क्योंकि वो 73 का है जी, तो बराबर 50 साल पूरे हो गए इस साल 23 में। तो वो फैसला 13 जजों का बेंच था, लेकिन मेजोरिटी 7-6 है। वो 13 जज इकट्ठे नहीं थे। अच्छा, 7 एक तरफ है, हाँ, और 6 एक तरफ है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लीड किया था उस समय के चीफ जस्टिस सिकरी, SM सिकरी। अब ये 13 जजों में 7 जज एक तरफ है, 6 जज एक तरफ है। इसीलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर को विरोध करने वाले लोग, इनकी आर्ग्यूमेंट है, वो भी मैं सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो न कहे कि हमारा पक्ष अलग है, कि वो तो एक जज का मेजॉरिटी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक हो या दो हो, मेजॉरिटी होती है। पार्लियामेंट में एक हो या दो हो, मेजॉरिटी होती है। MP जीतना हारना, एक वोट हो या 2 वोट, जीत या हार होती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो फैसला क्या है केशवानंद भारती में? सीधा है, आसान शब्दों में मैं बताता हूं कि देश के संसद को भारतीय संविधान का कोई भी अंग बदलने का अधिकार है, लेकिन संविधान के कुछ बुनियादी ढांचे हैं, उस ढांचे को पार्लियामेंट को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। ये है जजमेंट, ये है उसका रेशो। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, और कौन सा हिस्सा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, ये तय कौन करेगा? ये पार्लियामेंट नहीं करेगी, ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्योंकि संविधान को इंटरप्रेट करना ये पार्लियामेंट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला अपने ऊपर लिया है, और कोई याद ही नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने कि यही है बुनियादी ढांचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसा भी इस संबंधित कोई फैसला सामने हमारे आएगा, उस वक्त हम तय करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको छुआ नहीं जा सकता। इसको आप हाथ नहीं लगा सकते। अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्यों इस तरह की बात? इसकी बैकग्राउंड इस तरह की है कि 1951 से 73 तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में हुकूमत में रही, और काफी उसकी बड़ी मेजॉरिटी रही। तो उनको कुछ फैसले अच्छे नहीं लगते थे,
सुप्रीम कोर्ट के। तो ये टसल चलती थी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। 1951 में शंकरी प्रसाद नाम की पहली केस थी जिसमें लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम था, और पार्लियामेंट ने लैंड रिफॉर्म लाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। तो फिर संविधान बदलना पड़ेगा, इसलिए पहला अमेंडमेंट आया। फिर इसी को चलते 65 में सज्जन सिंह केस आई, और ये 51 और 65 की सज्जन सिंह केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी बदलो, अधिकार है पार्लियामेंट को। लेकिन 1967 में गोलकनाथ नाम की एक इंपॉर्टेंट केस आई प्रॉपर्टी राइट के बारे में, और फिर वही कौन सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम या जुडिशरी, और जुडिशरी ने फैसला दिया कि यू कैन अमेंड, आप कुछ भी बदलो लेकिन फंडामेंटल राइट को हाथ नहीं लगा सकते। पार्ट 3 को जो संविधान का है मूलभूत अधिकार, उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये और ये पार्लियामेंट को संविधान को बदलने का ही अधिकार नहीं, ये 1967 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। गजेंद्र गडकर थे चीफ जस्टिस। तो ये जो वर्तमान में जो बात हो रही है, नहीं, अभी इसके बाद में क्या हुआ, 67 के बाद इंदिरा गांधी के सरकार ने बहुत से अमेंडमेंट लाए, इसको बाईपास करने की कोशिश की। इसका नतीजा है कि 73 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली राइडर लगाया कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो लेकिन बेसिक ढांचा नहीं। और बेसिक ढांचा मतलब क्या है, आर्टिकल्स में अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में, फंडामेंटल राइट में भी कर सकते हो, लेकिन मूलभूत ढांचा को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। और वो मूलभूत ढांचा क्या है वो तुम नहीं तय करोगे, हम तय करेंगे। तब से पार्लियामेंट के जो अनलिमिटेड, इंदिरा गांधी का बेसिक बैटल था इमरजेंसी के दौरान भी कि उनको अनलिमिटेड पावर चाहिए थी, कोई लिमिटेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। ये बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल राइडर लगा दी। अब ये राइडर की चर्चा, बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा, एक्चुअली उसकी स्टोरी कैसे बिल्डअप हुई वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्चुअली ये शुरुआत हो गई, उसके पीछे कहते हैं थियरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशंस। अच्छा, हाँ, थियरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन मतलब जहाँ लिखित संविधान है वहां सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ पाबंदियां है, दैट इज थियरी ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। तो क्या ये लिखित संविधान से तकलीफ है? हाँ, तो तकलीफ तो है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो ये पालखीवाला जी ने इसका बड़ा जिक्र किया था, इम्प्लाइड लिमिटेशंस। बाद में 63 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक केस में उन्होंने प्रोनाउंस किया, जिसका सहारा 64 में जस्टिस मुदोलकर, इन्होंने सज्जन सिंह नाम के केस में लिया था। फिर 67 में गोलकनाथ केस में ये यही आर्ग्यूमेंट थी, बेसिक स्ट्रक्चर थी, तो इसको बेस बनाया गया। फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर लॉ बन गया 70। तो इस मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से भारत ने सीखा है, इस बात को भी ना भूलिए क्योंकि उनका 63 का फैसला है। ये वर्तमान में जो बात चल रही है संविधान बदलने की, तो बदलने का मतलब ये संविधान उठाकर दूसरा संविधान रखने की बात आपको क्या लगता है? नहीं, इतना तो नहीं करेंगे, इतनी मैं बेवकूफ़ी कहूँगा, वो इतना नहीं करेंगे। और अगर डेब्रॉय का आर्टिकल आप ढंग से पढ़े तो वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं, जीडीपी इतना है, पॉवर्टी इतनी है, ये है, वो है, गवर्नर का ठीक नहीं है। अब उसके लिए संविधान थोड़ी जिम्मेदार है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट आप ही करते हो, गवर्नर के लिए पद के लिए नालायक लोग हैं उनको आप ही गवर्नर बनाते हो, और वही गवर्नर गलती करोगे और उसकी दोष संविधान के मत्थे पर मारेंगे तो कोई रैशनल आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसमें दो तरह की बातें देखिए, इस बैकग्राउंड को और ध्यान से सुनिए। अभी हालात में सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए, दो बड़े फैसले। एक दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार के अधिकार हैं, आप इंटरफेयर मत करिए।
मोदी सरकार ने क्या किया, तुरंत अमेंडमेंट लाया, ऑर्डिनेंस लाया, बदल दिया। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट मेंबर्स के, पैनल के। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैनल बनेगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। सरकार ने क्या किया, उसको भी बदल दिया। चीफ जस्टिस की जगह प्राइम मिनिस्टर दूसरा अपना कोई मिनिस्टर डिप्यूट करेंगे, मतलब उनकी दो मेजोरिटी जो कैबिनेट स्तर का हो। हाँ, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन एक होगा, ये दो होंगे, मामला खत्म। अब यहां से समझिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को अनकंट्रोल पावर चाहिए, अनकंट्रोल। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कंट्रोल कर रहा है, मजबूर कर रहा है, जो चाहे वो करने नहीं दे रहा है। अब ये तो नहीं खुलेआम कह सकते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, ओपनली भी नहीं, हिडन भी नहीं बोल सकते। लेकिन इस तरह का एक नैरेटिव बिल्डअप करके संविधान को लेकर, जैसे आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव बिल्डअप करते हैं लोग, उसी तरह बहुत से अनपढ़ गंवार लोग हैं अपने देश में, उनको एक गलत तरीके से समझाने के लिए नया नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। असल में इन्होंने यही नैरेटिव गोलवलकर के टाइम से बिल्डअप किया है। अब ये नैरेटिव मॉडर्न लिबरल मेथड से रख रहे हैं और सीधे पूछ रहे हैं सेकुलरिज्म का क्या औचित्य है, सबके लिए न्याय क्या औचित्य क्या है। अब सबके लिए न्याय का औचित्य है तो आप सवाल क्यों उठा रहे हो? अगर आप ये कहते कि न्याय देना कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो इनके भाषा में संविधान का वही, ये सरकार का मतलब ये है कि जो बहुत कम बिजनेस करे, लिस्ट गवर्नमेंट, लेस गवर्नमेंट। अब लेस गवर्नमेंट मतलब आप हट जाओ, ये सामाजिक न्याय आपका नहीं काम, आर्थिक न्याय आपका काम, आपका चीफ सरकार चलाओ। तो इसके राजनीतिक मायने आप क्या निकालते हैं? राजनीतिक मायने, ये जंग तेज होगी भविष्य में भारत में। एक तो एजेंडा खतरनाक है, भारत के लोग इतने आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी भारत एक बड़ा है और भारत का हिंदुस्तान एक छोटा है। हिंदुस्तान मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक छोटा है। आज का लिबरल हिंदू भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, वो गोलवलकर की थोड़ी बात सुनता है, मातृभाषा में पढ़ाओ, वो स्कॉटिश स्कूल में भेजता है। आज का टॉलरेंट हिंदू इनटॉलरेंट भाषा नहीं सुनना चाहता। तो ये भी एक बड़ा तबका है इंडिया में, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। इलाइट तबका तो एक अलग है, संविधान को मानने वाला तबका एक अलग है, लेकिन जिसके बलबूते पर ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनमें भी 100% मेजोरिटी उनके साथ कभी भी नहीं है। पॉलिटिकल मेजोरिटी होगी, लेकिन इस बात के लिए सम्मति देने वाली मेजोरिटी अभी भी उनके पास नहीं है। इसलिए वो पॉलिटिकल मेजोरिटी का दुरुपयोग करने जा रहा है, यही मेजोरिटेरियन रूल। अब मेजोरिटी तो यदि ये इस मेजोरिटेरियन रूल को अगर समझा जाए, तो क्या ये जो अभी आप तो एक प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ है, एनडीए रूलिंग में है और INDIA ये उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने अभी इस बातचीत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एजेंडा खतरनाक है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अलायंसेस है, ये अलायंसेस और ये जो रूलिंग अलायंस है, ये इनमें आप कैसा देखते हैं कि इस खतरनाक एजेंडा को रोक पाएंगे? पहले एक बात तो, अलायंस तो पॉलिटिकल है ही, इसको कोई रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ाई भी तो पॉलिटिकल है। ये कोई सोशल लड़ाई तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल है। लड़ी जाएगी कहाँ? संसद के अंदर। संविधान बदलना या नहीं बदलना, ये काम कहाँ होगा? संसद के अंदर होगा। ये कोई नागपुर के संविधान चौक में तो नहीं होगा,
नागपुर के संविधान चौक में सोशल प्रेशर हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, लेकिन फैसला तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। और इसलिए आगामी जंग जो भी भारत में होगी बाकी क्षेत्रों के अलावा, कि एक तरफ संविधान के समर्थक, दूसरी तरफ संविधान के विरोधक। मतलब वर्तमान चुनाव का जो नेचर है वो नेचर यही दिखेगा। वही देख रहा हूं, एक संविधानवादी, एक संविधान विरोधी। ये बड़ा मोटा, एक बड़ा मोटे लेवल का, ये दो धड़ों में भारत की राजनीति बटेगी। इंडिया का इमरजेंस होना और इंडिया को मेजर सपोर्ट मिलना इसी का कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि ये 2024 की बैटलफील्ड नजदीक है और इस बैटलफील्ड में जो भी थोड़ी बहुत भी कमिटमेंट संविधान के साथ रखता है, उसको समझ में आया है कि ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो ये जो IND इसलिए मजे की बात है, देखो जी, बंगाल में ममता जी है, कांग्रेस है, CPI है, CPM है, CPI ML है, सारे उधर झगड़ते हैं, लेकिन इंडिया में एक है। ये तो जो नए कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं ना, BRSP कहाँ है? BRSP इंडिया में है। एक तो हमारा महाराष्ट्र में 13 पार्टियों का प्रोग्रेसिव फ्रंट है जी। हम छोटे दल है, हम कोई बड़े दल तो है नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली हम प्रोग्रेसिव फ्रंट के साथ होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव फ्रंट ये इंडिया का हिस्सा है। सो BRSP इज इन इंडिया। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे दल है जो अपने अपने राज्यों में एक बड़ा उनका एक प्रभाव भी रखते हैं, लेकिन वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों का इस बैटल में मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक नजरिया ये है कि बीजेपी को जितनी पॉलिटिकल हाइट मिलनी थी वो मिल चुकी है, इसके आगे बीजेपी जा ही नहीं सकती, उसको नीचे ही आना है। अब वो कितनी नीचे आएगी वो एक अलग बात है। ये आपका ऑब्जर्वेशन कहता है? पक्का कैलकुलेशन है। अच्छा, क्योंकि इसके आगे स्पेस ही नहीं ना, स्पेस तो चाहिए ना। जहां स्पेस ही नहीं तो आप ऊंचे कैसे होंगे, बढ़ेंगे कैसे? तो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करनी थी वो हो गई। अब नई स्पेस नहीं है। चंद्र के ऊपर कोई चुनाव नहीं होने वाला है, हाँ, मून के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं है। आप उसको शिव शक्ति नाम दे दो, क्या भी दे दो, वहां कोई चुनाव नहीं है। तो नो एक्सटेंशन, रिमेंबर। उसके नीचे ही आना है। कितने नीचे आएंगे वो अपोजिशन की स्ट्रेंथ, अपोजिशन कितना बढ़ेगा उतना ये नीचे आएंगे। तो अपोजिशन का अगर मुद्दा संविधान है तो संविधान के साथ में मुद्दा भी तो होगा। अब वही तो है ना कि एक तरफ तो संवैधानिक ढांचा है ये, अब संविधान के बड़ा मुद्दा आता है, दूसरा है वो लोकतंत्र, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी, वो भी तो संविधानिक ही है, संविधान की ही देन है। अब क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव करेगी, रहेगी क्या लोकतंत्र? अब लोकतंत्र का मतलब है उसी मूल्यों के साथ, सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा नहीं। लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब क्या है? फिर वेलफेयर स्टेट आ गया तो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था आ गई। कल्याणकारी राज्य व्यवस्था मतलब फिर वही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते ना कि लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ये जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है, इसके साथ इंडिया आगे बढ़ना चाहता है। नेचुरली वेलफेयर स्टेट, लोकतंत्र, संविधान, ये तो बहुत फंडामेंटल ढांचे हैं। आप इसको कितना रिजेक्ट कर पाओगे? अभी भी मोदी जी भी CNG का वो दे रहे हैं ना, कुछ कनेक्शन महिलाओं को घर में, जो काफी महंगा किया, फिर सस्ते करते चुनाव आता है। तो क्या ये वेलफेयर स्टेट का कैरेक्टर नहीं क्या? लेकिन इनके वेलफेयर स्टेट के पीछे मकसद अलग है। और संविधानिक जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसका जो बुनियादी मकसद है कि इस देश के हर नागरिक को मान सम्मान की जिंदगी जीने का संवैधानिक अधिकार है। ये डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं।
पीपल शुड बी डिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये इनकी कंसेप्ट है। और रियल इंडिया की कंसेप्ट ये है कि इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, एट द सेम टाइम पीपल शुड बी इंडिपेंडेंट। विद डिग्निटी। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। चलिए, इस बातचीत को सर हम पूरा करना चाहेंगे, लेकिन आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि प्रोग्रेसिव फ्रंट 2024 के लिए किस उम्मीद के साथ है? एक तो प्रोग्रेसिव फ्रंट की स्पेस है वो महाराष्ट्र की राजनीति है। 12-13 पार्टियों का गठबंधन है, वर्तमान में उसके 11 एमएलए हैं। तो अपना बेस, अपना फाउंडेशन और अपनी स्पेस जितनी हो सकती है ज़्यादा उतना एक्सपांड करने के लिए प्रोग्रेसिव फ्रंट विद इन द फोल्ड ऑफ एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस पॉलिटिक्स अपनी जगह बनाएगा, उसके लिए कोशिश करेगा। मतलब समानतावादी विचारधारा के साथ। डेफिनेटली समानतावादी विचारधारा के साथ ये प्रोग्रेसिव फ्रंट आगे बढ़ेगा। और ये बातचीत हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने सर के साथ, जो कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है। हम इस समय जिन मुद्दों पर ये बातचीत कर रहे थे, ये प्रोफेसर साहब से बातचीत करते हुए वे कहते हैं कि देश के सामने खड़ा हुआ ये एक बड़ा ही खतरनाक मुद्दा है, और इस खतरनाक मुद्दे में संविधानवादी और संविधान विरोधी यही एक मुद्दा है। और ये जो बैटल है, ये बैटल 2024 में अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बैटल है। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।